Okay, today we are going to study the fifth phase of software development life cycle, which is known as software evolution or maintenance. It is important to keep in mind that software will change. This change is inevitable due to different reasons. Because when we use software, so new requirements can emerge, or the business environment can change. इसी तरह जो एरर्स हैं उनको हमने रिमूव करना है। और ये भी हो सकता है कि हमारे पास हार्डवेयर चेंज हो जाए, नए कंप्यूटर्स आ जाएं, नए इक्विपमेंट सिस्टम के अंदर ऐड हो जाए। इसी तरह जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है या उसकी रिलायबिलिटी है उसको हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक प्रॉब्लम है कि वो अपने जो सॉफ्टवेयर वो डेवलप कर लेते हैं, उन सॉफ्टवेयर के अंदर उसको किस तरीके से वो चेंज करेंगे, और यही आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम एवोल्यूशन की इम्पोर्टेंस को देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जब सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं तो वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं, और वो सॉफ्टवेयर जो है वो फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट की हैसियत हो जाती है। वो सॉफ्टवेयर फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट बन जाता है जिसको कि ऑर्गेनाइजेशन ज़ाया नहीं करना चाहती। तो अगर उस एसेट को, उसकी वैल्यू को ऑर्गेनाइजेशन ने रखना है अपने पास, तो फिर उसको वक्त के साथ साथ उसको अंदर उसके चेंजेस करनी पड़ेंगी, उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा, और इसको एवोल्यूशन कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं जितने भी, वो कई साल पहले बनाए गए हैं और फिर वक्त के साथ साथ उनको अपडेट किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जांपल ले लें एम एस वर्ड की, तो एम एस वर्ड का जो फर्स्ट वर्जन था वो 1983 के अंदर आया, और उसके बाद जो है यूज़र की रिक्वायरमेंट्स और बाकी चीज़ों को देखते हुए उसको वक्त के साथ साथ अपडेट किया जाता रहा, और अभी तक एम एस वर्ड जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। आप देख रहे हैं कि तकरीबन उसके अंदर जो है वो 40 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक वही सॉफ्टवेयर जो है वो उसको अपडेट किया जा रहा है और वो इवॉल्व होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। इस हिसाब से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फिर बजट इसी तरह रखती हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे इतनी कॉस्ट नहीं आती जितनी कि एवोल्यूशन पे कॉस्ट आती है। क्योंकि एवोल्यूशन एक लंबा प्रोसेस है, तो इसके ऊपर ज़्यादा कॉस्ट आती है एज़ कम्पेयर टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो एक छोटा सा प्रोसेस है, वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन एवोल्यूशन के अंदर अराउंड 60% टू 90% तक की कॉस्ट जो है वो एवोल्यूशन और मेंटेनेंस के ऊपर आती है, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है, जैसे कि मैंने अभी एम एस वर्ड की एग्जांपल दी। इसके लिए नॉर्मली हम एक डेवलपमेंट मॉडल यूज़ करते हैं जिसको स्पाइरल मॉडल कहा जाता है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी इस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मॉडल्स पढ़े थे, वाटरफॉल मॉडल और एजाइल डेवलपमेंट हमने पढ़ी थी, उसके अंदर भी हम स्पाइरल मॉडल को यूज़ कर सकते हैं, और एवोल्यूशन के लिए भी हम स्पाइरल मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। स्पाइरल मॉडल में होता क्या है कि वही जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फेजेस हैं, स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग, और फिर सॉफ्टवेयर को ऑपरेशन में लेकर आना, वो परफॉर्म किया जाता है। इससे सॉफ्टवेयर का पहला वर्जन या पहली रिलीज़ जो है वो आपके सामने आ जाती है। जब सॉफ्टवेयर ऑपरेशन में आ जाता है तो फिर उसके इस्तेमाल से हमें पता चलता है कि इसमें कोई एरर्स हैं या इसके अंदर मज़ीद क्या-क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती हैं। तो वो बेसिकली दोबारा यही वाला साइकिल सेकंड राउंड में फिर फॉलो होगा, फिर से स्पेसिफिकेशन होगी नई रिक्वायरमेंट्स की, नई रिक्वायरमेंट्स को फिर डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उनको टेस्ट किया जाएगा, और सॉफ्टवेयर का रिलीज़ 2 या वर्जन 2 जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये प्रोसेस चलता रहेगा स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग का, और सॉफ्टवेयर की थर्ड रिलीज़, फोर्थ रिलीज़, इसी तरह से मज़ीद वर्जन सॉफ्टवेयर के आते जाएंगे। एवोल्यूशन प्रोसेसेस की अगर हम बात करें तो एवोल्यूशन प्रोसेस हमारे पास डिपेंड करता है किस किस्म का आप सॉफ्टवेयर मेंटेन करना चाह रहे हैं। हमारे पास बाज़ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, जैसे कि हम कोई मोबाइल ऐप बना रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे पास एवोल्यूशन
का जो प्रोसेस होगा बहुत ही इनफॉर्मल होगा। वो हमारे पास जो डेवलपर है और कस्टमर है उसके दरमियान जो कम्युनिकेशन है, एवोल्यूशन उस कम्युनिकेशन के अंदर ही तय हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास एक एम्बेडेड सिस्टम है तो वहाँ पर आपको एक फॉर्मल एवोल्यूशन प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप बाकायदा से अपने ये सारे फेजेस भी फॉलो करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आप जो है वो एवोल्यूशन या मेंटेनेंस करेंगे। इसी तरह जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस इस्तेमाल हो रहे हैं उस पे भी ये सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन डिपेंड करती है, और लोगों की जो स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर भी सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन डिपेंड करती है। बहरहाल चाहे एक फॉर्मल चेंज प्रोसेस हो या इनफॉर्मल हो, ये चेंज प्रपोज़ल जो हैं ये सिस्टम एवोल्यूशन के मेन ड्राइवर्स हैं, और इन्हीं की मदद से फिर सिस्टम के अंदर चेंज आती है। नॉर्मली होता ये है कि कुछ टीम या पीपल जो हैं वो एक चेंज रिक्वेस्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन के स्टेक होल्डर्स की तरफ से अगर कोई एरर रिपोर्ट आई है या नई रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं या बिज़नेस के अंदर कोई चेंजेस आ गई हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करते हुए फिर सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज जो है वो आ सकती है, उसकी चेंज रिक्वेस्ट होगी, और उसमें फिर देखा जाएगा कि कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो इफ़ेक्ट होंगे इस चेंज से, और फिर उसी के हिसाब से कॉस्ट का और इम्पेक्ट का एस्टिमेट लगाया जाएगा कि अगर हम ये चेंज करते हैं तो इसके लिए सॉफ्टवेयर में हमें कितनी कॉस्ट आएगी। बेसिकली ये चेंज आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस जो है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, जिसके अंदर पहले चेंज को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके बाद चेंज का एक प्रपोज़ल बनाया जाएगा कि क्या क्या चेंजेस करनी हैं, और उसके बाद जो है वो सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन का प्रोसेस होगा, यानी कि चेंजेस की जाएंगी और एज अ रिज़ल्ट फिर हमें एक नया सिस्टम मिलेगा। लेकिन ये प्रोसेस जो है ये दोबारा से फिर से कंटिन्यू होगा। सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हैं जो स्टार्ट होंगी सबसे पहले चेंज रिक्वेस्ट से। इसी तरह उस चेंज का क्या इम्पेक्ट होगा उसको हमें सबसे पहले एनालाइज़ करना पड़ेगा, और फिर इसी तरह हमें रिलीज़ की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि जो नया सॉफ्टवेयर हम रिलीज़ कर रहे हैं उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे। फिर उसके बाद जो है उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और फाइनली जो है वो नया सिस्टम जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। जब एक चेंज का प्रपोज़ल लिखा जाता है तो उसके साथ साथ जो हमारे एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस के दौरान एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाया था, हमें उसको भी अपडेट करना पड़ता है। और इसी तरह जो हमने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स बनाए थे या जो सॉफ्टवेयर का कोड लिखा था, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को हमें साथ साथ जो है वो फिर अपडेट करना पड़ेगा। ये जो हमारे पास डेवलपमेंट प्रोसेस है जिसके अंदर हम सिस्टम की रिवीजन करेंगे, बेसिकली एक इटरेटिव प्रोसेस है जिसमें हम सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर टेस्ट करेंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो नोट करने की है वो ये हो सकती है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस टीम ने सॉफ्टवेयर को इनिशियली डेवलप किया था वही टीम अब सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज भी करे। हो सकता है कि अब कोई और टीम आ गई हो जो कि सॉफ्टवेयर को चेंज करे। तो हो सकता है सॉफ्टवेयर किसी और टीम ने डेवलप किया हो इनिशियली, लेकिन फिर कंपनीज ऐसा करती हैं कि वो एवोल्यूशन अपने पास रख लेती हैं या मेंटेनेंस का काम वो अपने पास रख लेती हैं, और जिन्होंने सॉफ्टवेयर ओरिजिनली डेवलप किया था उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। इन दिस केस अब जो सिस्टम है इसको एक और एक्टिविटी यहाँ पर आ जाएगी जिसको कहते हैं प्रोग्राम अंडरस्टैंडिंग। यानी जो एवोल्यूशन करने वाले हैं अब वो सबसे पहले प्रोग्राम को समझेंगे। प्रोग्राम अंडरस्टैंडिंग के अंदर वो ये देखेंगे कि प्रोग्राम कैसे स्ट्रक्चर हुआ है, वो फंक्शनलिटी कैसे दे रहा है, और अगर हम इस प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे तो उससे प्रोग्राम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो अगर तो ये सेम टीम है फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर डेवलपमेंट टीम जिसने इनिशियली प्रोग्राम डेवलप किया था और एवोल्यूशन की टीम जो है वो अलग अलग हैं, तो तब ये प्रोग्राम अंडरस्टैंडिंग का फेज़ जो है ये इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें कुछ चेंजेस
बहुत ही अर्जेंट हमें करनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे सिस्टम के अंदर एक ऐसा सीरियस फॉल्ट आ गया है जिसकी वजह से सिस्टम नॉर्मल ऑपरेशन नहीं कर सक रहा और वो स्टॉप हो गया है, तो हमें फ़ौरन उस फॉल्ट को हमने रिमूव करना है। इसी तरह अगर सिस्टम के एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ गया है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड हो गया है, या जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे सॉफ्टवेयर चल रहा था वो अपग्रेड हो गया है, या उसके अंदर और कोई एक्सटर्नल फैक्टर आ गया है। इसी तरह अगर हमारे पास बिज़नेस चेंज आ गई है जिसकी वजह से हमें फ़ौरन हमने क्विक चेंजेस करनी हैं, तो अब इस केस में हम फ़ौरन सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज करेंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपको डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में यूएमएल डायग्राम्स में भी चेंज करना है और एसआरएस के अंदर भी चेंज करना है। तो अब इस केस में अगर आपके पास अर्जेंट चेंज रिक्वेस्ट आ जाती है तो फिर हमने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स को और एसआरएस को चेंज नहीं करना। इसी वजह से एजाइल डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन कम से कम होती है और अगर हमें चेंजेस भी करनी पड़ेंगी तो हमें कम चेंजेस करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इन दैट केस आपको फिर जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को चेंज करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास एक ही कंसिस्टेंसी रहे एक ही सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। लेकिन जो केस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि हमें अर्जेंट रिक्वेस्ट आ गई तो हमने फ़ौरन कोड के अंदर चेंज कर दिया। अब उसके डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स और उसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन अलग अलग होंगी। इसका मतलब ये है कि एक ही सॉफ्टवेयर के लिए हमारे पास 2-3 किस्म के डॉक्यूमेंट्स आ गए जो मुख्तलिफ़ चीज़ों को रेफ़र कर रहे होंगे। यहाँ पे हम एजाइल मेथड्स जो हमने पहले पढ़े थे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, उनको भी यूज़ कर सकते हैं एवोल्यूशन के लिए। अगर आप सॉफ्टवेयर की एवोल्यूशन करना चाह रहे हैं तो आप एजाइल मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। एजाइल मेथड्स में हमने देखा था कि उसके अंदर पूरा सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप किया जाता, बल्कि उसके अंदर इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट होती है। तो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन के लिए भी एजाइल मेथड्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इंक्रीमेंटली हम सॉफ्टवेयर की एवोल्यूशन कर सकते हैं, यानी कि पार्ट्स के अंदर जो है हम सॉफ्टवेयर को इवॉल्व करा सकते हैं, उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। आप यूँ समझ लें कि सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन अगर एजाइल मेथड्स पे डिपेंड कर रही है तो वो फिर डेवलपमेंट प्रोसेस का एक कंटिन्यूएशन है, यानी कि अब हम एक नया वर्जन बना रहे हैं। तो इस केस के अंदर फिर हम जो एजाइल की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि हम ऑटोमेटेड रिग्रेशन टेस्टिंग है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बड़ी वैल्यूएबल है अगर हम सॉफ्टवेयर के अंदर कोई चेंज करना चाह रहे हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसी तरह अब इसमें होगा क्या कि इसके अंदर जो नई चेंजेस हैं उनको भी हम यूज़र स्टोरीज की तरह एक्सप्रेस करेंगे, और जैसे हमने डेवलपमेंट के दौरान एजाइल मेथड्स की डेवलपमेंट के दौरान रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई किया था यूज़र स्टोरीज की तरह, तो अभी भी हम जो नई चेंज हम करना चाह रहे हैं, एवोल्यूशन करना चाह रहे हैं, तो वो भी जो है वो नई यूज़र स्टोरीज की तरह हम एक्सप्रेस करेंगे और उसको भी उसी तरीके से डेवलप करके सॉफ्टवेयर के अंदर हम चेंजेस कर लेंगे। यहाँ पर हमें कुछ हैंड ओवर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है अगर हम एजाइल अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारे पास जो डेवलपमेंट टीम है वो उन्होंने एजाइल यूज़ किया हो जिस वक्त वो इनिशियली उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, लेकिन जो एवोल्यूशन की टीम है वो एजाइल मेथड्स, उनको पता ही नहीं है कि एजाइल मेथड्स क्या होते हैं, और वो प्लान बेस्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं या उसको प्रेफर करते हैं। तो फिर एवोल्यूशन टीम जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रही होगी कि हमारे पास डिटेल डॉक्यूमेंटेशन होगी, जबकि डेवलपमेंट टीम ने तो एजाइल अप्रोच को यूज़ किया था। तो वहाँ पे उन्होंने जिस वक्त सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे उन्होंने मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन की थी। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है कि एजाइल प्रोसेसेस को अगर इस्तेमाल किया है डेवलपमेंट टीम ने, तो एवोल्यूशन टीम को जब वो हैंड ओवर होगा सॉफ्टवेयर तो उनकी एक्सपेक्टेशन के ख़िलाफ़ होंगी सारी चीज़ें। फिर इनको एवोल्यूशन टीम को उसी हिसाब से फिर सॉफ्टवेयर को समझना पड़ेगा। दूसरा केस इसका अपोजिट भी हो सकता है कि जहाँ पर डेवलपमेंट टीम ने प्लान बेस्ड अप्रोच को यूज़ किया हो और उन्होंने बाकायदा डिटेल डॉक्यूमेंटेशन की हो और डिटेल में सारा सॉफ्टवेयर डेवलप किया हो, लेकिन एवोल्यूशन टीम जो है वो एजाइल मेथड्स को प्रेफर कर रहे हों,
तो इन दैट केस हो सकता है कि फिर हमें यहाँ पे हैंड ओवर प्रॉब्लम हमारे सामने आएगा, और एवोल्यूशन टीम को फिर अगर वो उन्होंने ऑटोमेटेड टेस्टिंग करनी है तो या कोड को अगर रिफैक्टर करना है, जैसे कि जो एजाइल डेवलपमेंट के अंदर हम करते हैं, तो फिर उनको स्क्रैच से डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन के साथ ही मिलती जुलती एक और टर्म है जिसको सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस भी कहते हैं। तो ये हमारे फिफ्थ फेज़ का नाम भी है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। आप इसको एक पूरा नाम देने तो सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन एंड मेंटेनेंस भी कह सकते हैं, वरना सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस भी कह सकते हैं। तो टोटल हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर 5 फेजेस हो गए: रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन आर मेंटेनेंस या एवोल्यूशन एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का क्या मतलब है? मेंटेनेंस का भी मतलब यही है कि आप एक प्रोग्राम को जब वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर आप उसके अंदर चेंजेस करें, इसको सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कहते हैं। जैसे हमने देखा था कि एवोल्यूशन के अंदर भी सॉफ्टवेयर बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आपको सॉफ्टवेयर को साथ साथ अपडेट करना पड़ता है, और सॉफ्टवेयर को अगर आप अपडेट नहीं रखेंगे तो वो आउट ऑफ डेट हो जाएगा और कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि कंपनी ने सॉफ्टवेयर को बनाने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की होती है। तो वक्त के साथ साथ कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बार बार ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो हर वक्त सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे फ्रॉम द स्क्रैच। तो इससे बेहतर ये है कि वो चाहते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ही हम थोड़ी बहुत चेंजेस कर लें और उसको अप टू डेट रखें। तो ये दोनों टर्म्स यूज़ होती हैं। सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन को हमने देख लिया, इसी तरह सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस जो है ये टर्म भी इसी कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करती है कि आप अपने बने हुए सॉफ्टवेयर के अंदर कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस नॉर्मली यूज़ होती है कस्टम सॉफ्टवेयर में, ठीक है। जो जेनेरिक सॉफ्टवेयर्स हैं वो इवॉल्व करते हैं और उनके नए नए वर्जन्स आ जाते हैं, जैसे कि मैंने एमएस वर्ड की एग्जांपल दी। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस नॉर्मली इसके अंदर मेजर चेंजेस नहीं होती। इसके अंदर हम कंपोनेंट जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर हम चेंजेस करते हैं, और ये भी हो सकता है कि हम नए कंपोनेंट्स ऐड करें। लेकिन मेन डिफरेंस सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन और मेंटेनेंस के दरमियान ये है कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के अंदर डेवलपमेंट टीम कोई और होती है जिसने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया होता है, और जैसा कि मैंने बताया कि बाज़ दफ़ा ऑर्गेनाइजेशंस ये करती हैं कि वो मेंटेनेंस का काम खुद ले लेती हैं, और जिन्होंने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है उस सॉफ्टवेयर को वो डेवलप करके उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। फिर ऑपरेशन सॉफ्टवेयर को रन करना और सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना, उसके अंदर चेंजेस करना, ये ऑर्गेनाइजेशन का अपना काम हो जाता है। या अगर ऑर्गेनाइजेशन उस मेंटेनेंस को नहीं हैंडल कर सकती तो हो सकता है किसी और थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने का, चलाने का, या उसके अंदर चेंजेस करने का। तो इन दोनं केसेस के अंदर अब जो डेवलपमेंट टीम है वो कोई और होती है जिसने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया होता है, और जो सॉफ्टवेयर को रन कर रहे हैं या मेंटेन कर रहे हैं तो वो एक अलग टीम होती है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इसी कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है कि डेवलपमेंट टीम और चेंजेस करने वाली टीम अलग अलग टीम्स हैं, ये सेम टीम नहीं है। जबकि सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन में हो सकता है कि एक ही टीम हो जो कि सॉफ्टवेयर को डेवलप भी करे और उसके अंदर जो है वो फिर उसके अंदर चेंजेस भी करे। हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स की मेंटेनेंस हो सकती है। एक को कहते हैं फॉल्ट रिपेयर्स, यानी जिस वक्त हमने सॉफ्टवेयर को रन किया तो रन करने के दौरान उसके अंदर कुछ एरर्स आ गए और उन एरर्स को फिर हमने रिपेयर करना है, तो इसको फॉल्ट रिपेयर्स कहते हैं, और ये सबसे आसान है इन एरर्स को रिमूव करना। दूसरी किस्म हमारे पास है एनवायरमेंटल एडॉप्टेशन, यानी कि जिस एनवायरनमेंट में सॉफ्टवेयर रन कर रहा है उसके अंदर कोई चेंजेस आ गई हैं, तो अब हमने सॉफ्टवेयर को चेंज करना है ताकि वो उस नई एनवायरनमेंट की के मुताबिक हो जाए, उसको अडॉप्ट कर सके। हमने सपोज़ जिस कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर रन कर रहा था वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो गया है, वहाँ पे हार्डवेयर चेंज हो गया है, इनिशियली कुछ और हार्डवेयर था, अभी नया हार्डवेयर आ गया है, या हम उसकी अंदर हम कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो अब हमें एनवायरमेंटल हिसाब से हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी।
इसी तरह ये भी हो सकता है कि अभी कोई नई फंक्शनैलिटी को हम ऐड करना चाह रहे हैं सिस्टम के अंदर, ताकि नई रिक्वायरमेंट्स जो क्लाइंट की तरफ से आई हैं उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके, या जो एक्सिस्टिंग फंक्शनैलिटी है उस फंक्शनैलिटी के अंदर हम कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं। तो ये तीनों किस्म की जो चेंजेस हैं ये हमारे पास मेंटेनेंस कहलाती हैं। अगर हम एफ़र्ट्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया है कि फ़ॉल्ट रिपेयर करना, यानी कि एरर्स को निकालना सॉफ्टवेयर में, इसमें सबसे कम एफ़र्ट लगती है। इसी तरह एनवायरमेंटल एडॉप्टेशन पे भी कम एफ़र्ट लगती है। लेकिन अगर आप एक नई फ़ंक्शनैलिटी को ऐड करना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, या एग्ज़िस्टिंग फ़ंक्शनैलिटी को मॉडिफ़ाई करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट लगती है। मेंटेनेंस कॉस्ट की बात की जाए तो ये मैं पहले बता चुका हूँ कि डेवलपमेंट पे कॉस्ट कम आती है और मेंटेनेंस के ऊपर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है। 2 टाइम्स से लेके 100 टाइम्स तक डिपेंड करता है किस किस्म की आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसके ऊपर मेंटेनेंस कॉस्ट आ सकती है। इसके अलावा इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल फैक्टर्स भी हैं, उससे भी ये कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है। और सॉफ्टवेयर जितना आप मेंटेन करते जाएंगे उतना ही जो सॉफ्टवेयर की ये मेंटेनेंस कॉस्ट है ये ज़्यादा होती जाएगी। मेंटेनेंस का मतलब है कि आप सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर रहे हैं, तो जब आप सॉफ्टवेयर में चेंजेस करेंगे तो सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है, और इससे फिर मज़ीद आने वाले वक्त में दोबारा सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस करना या मेंटेनेंस करना और मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह बाज़ दफ़ा सॉफ्टवेयर इतने पुराने हो जाते हैं, पुरानी लैंग्वेजेस में बने हुए हैं, उनके कोई प्रोग्रामर्स नहीं हैं अभी जो लैंग्वेजेस को समझ सकें। मसलन फोर्ट्रॉन के अंदर एक प्रोग्राम बना हुआ है, कंपाइलर्स पुराने हो जाते हैं, फिर उन सॉफ्टवेयर्स को ढूंढना, उन प्रोग्रामर्स को फाइंड आउट करना कि जो आकर इस सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस कर सकें, ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है। लेकिन ओवरऑल मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट है वो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, अगर आप कोई नया फ़ीचर ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर कॉस्ट ज़्यादा आती है। अगर यही फ़ीचर हम डेवलपमेंट के अंदर ऐड करते तो फिर उस वक्त इतनी कॉस्ट ना आती, लेकिन इस वक्त क्योंकि सॉफ्टवेयर बन चुका है तो अब अगर हम इसके अंदर फ़ीचर को ऐड करेंगे तो इसके अंदर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आएगी। यहाँ पर इसकी कुछ रीज़न्स हैं क्यों ये कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो पहली बात तो ये है कि जिस वक़्त सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाता है, तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद वो टीम जो होती है वो ब्रेक हो जाती है, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है तो टीम इधर-उधर चली जाएगी। और दूसरी बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वही टीम जिसने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, वही टीम इस सॉफ्टवेयर को मेंटेन भी करे और उसके अंदर चेंजेस भी करे, क्योंकि मेंटेनेंस और चेंजेस तो काफ़ी अरसे बाद आएँगी। इसका मतलब ये है कि एक नई टीम आएगी जो कि सॉफ्टवेयर को मेंटेन करेगी। तो जब एक नई टीम आएगी तो उसको सबसे पहले इस प्रोग्राम को समझना पड़ेगा कि प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, और फिर वो जब समझेंगे तभी उसके अंदर वो चेंजेस कर सकेंगे। इसी तरह जब हम बात करते हैं कि मेंटेनेंस एक अलग फ़ेज़ है और डेवलपमेंट एक अलग फ़ेज़ है, तो डेवलपमेंट टीम को भी पता है कि हमने जब सॉफ्टवेयर डेवलप कर देना है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी हमें ही मिले, मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी हमें मिले। तो उनको ये जब ये बात पता होती है कि डेवलपमेंट के बाद हमारे पास इस तरह का कोई हमें इंसेंटिव्स नहीं मिलेगा, तो फिर वो ये कोशिश नहीं करते कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल हो। देखिए, हमने सॉफ्टवेयर की नॉन फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर मस्ट बी मेंटेनेबल, यानी सॉफ्टवेयर को आप ऐसे बनाएं कि जिसको के बाद में आसानी के साथ मेंटेन किया जा सके, चेंजेस की जा सकें। लेकिन दर हकीकत जब डेवलपमेंट टीम को पता है कि हमें कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, हमें डेवलपमेंट करने के बाद जो है अगर हम मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर बनाते हैं या नहीं बनाते, दोनों सूरतों में हमें सिर्फ डेवलपमेंट तक ही हमारा काम है, तो वो फिर अपनी जान छुड़ाने के लिए वो फिर मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर की तरफ क्यों जाएंगे, वो क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल हो, जब उनको पता है कि हमें कोई इंसेंटिव और नहीं मिलेगा। तो नॉर्मली ये होता है कि डेवलपमेंट टीम जो होती है वो फिर इस चीज़ को सामने रखते हुए शॉर्टकट्स ढूंढते हैं और सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि उनका काम सिर्फ डेवलपमेंट का तक ही है।
जब मेंटेनेंस टीम बाद में आएगी तो फिर उनको जो सॉफ्टवेयर को स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद उनको पता चलता है कि ओहो, ये तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल ही नहीं है, ये तो इस तरीके से डेवलप किया गया है कि इसके अंदर मेंटेनेंस बहुत ही मुश्किल है, चेंजेस करना बहुत मुश्किल है, तो फिर उनको मेंटेनेंस में मुश्किल पेश आती है। एक और रीज़न ये है कि मेंटेनेंस का काम जो है वो इतना पॉपुलर नहीं है, जिस तरह के सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है, तो प्रोग्रामिंग जो है वो पॉपुलर काम है और हर कोई इसको पसंद भी करता है और अपने आप को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर कहलाता भी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप एक नया सॉफ्टवेयर स्क्रैच से बनाते हैं, तो वो एक अच्छा काम है और इंटरेस्ट का काम है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के अंदर आप क्या करते हैं कि वो आप किसी और का सॉफ्टवेयर पहले समझेंगे और उसके बाद उसके अंदर चेंजेस करेंगे। तो ये काम जो है, ये एक्सपीरियंस प्रोग्रामर जो है वो पसंद नहीं करते, इतना कोई इंटरेस्ट का काम नहीं है उनके लिए। तो फिर क्या होता है कि मेंटेनेंस स्टाफ ऐसा रखा जाता है जो कि इनएक्सपीरियंस होता है और उनके पास बहुत ही कम नॉलेज होता है। तो उन लोगों को फिर इस काम पे लगा दिया जाता है कि आप इस सॉफ्टवेयर में से एरर्स फाइंड करें या इसके अंदर चेंजेस करें। तो ये एक और मुश्किल है मेंटेनेंस के हवाले से। इसी तरह जब सॉफ्टवेयर पुराना होता जाता है तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो भी ख़राब होता जाता है, वो भी पुराना होता जाता है उसका स्ट्रक्चर। हो सकता है कि जिस वक़्त ये सॉफ्टवेयर बनाया गया हो उस वक़्त सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नए प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स जो आजकल अवेलेबल हैं वो उस वक़्त नहीं थे ऑब्वियसली, तो उनको फॉलो नहीं किया गया। तो उस या पुराने स्टाइल में उसका स्ट्रक्चर बनाया गया है सॉफ्टवेयर का, जो आजकल के हिसाब से पुराना हो चुका है, तो फिर उसको चेंज करना भी काफ़ी मुश्किल है। इसके बाद हम मेंटेनेंस से रिलेटेड एक और टॉपिक को स्टडी करते हैं विच इज़ नोन एज मेंटेनेंस प्रिडिक्शन। मेंटेनेंस प्रिडिक्शन का मतलब ये है कि आप सिस्टम के मुख्तलिफ पार्ट्स को आप स्टडी कर रहे हैं और उन पार्ट्स को स्टडी कर रहे हैं जो कि प्रॉब्लम्स काज कर रहे हैं, प्रॉब्लम की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है और उसको जब हमने ठीक करना है तो उस पर कितनी कास्ट आएगी, इसको मेंटेनेंस प्रिडिक्शन कहते हैं।